गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज डिस्कस करने जाएंगे मेल्टिंग प्रैक्टिस। उसमें है आपका फर्नेस एंड उसके बाद डिस्कस करेंगे क्यूपुला फर्नेस। ठीक है, तो फर्नेस क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। फर्नेस वो डिवाइस है, वो हीटिंग डिवाइस है जिसमें आप मेटल को हीट कर सकते हैं। हीट करने के बाद उसको कन्वर्ट करके लिक्विड स्टेट में आप लिक्विड फॉर्म में भी ला सकते हैं। आपका सॉलिड फॉर्म में मेटल है उसको आप लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं, मतलब मेल्ट करके। ठीक है, तो उसी को फर्नेस बोलेंगे। फर्नेस के अंदर मेटल को आप लिक्विड फॉर्म दे सकते हैं। कोई भी मेटल हो, चाहे जैसे डिपेंड करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नेस के लिए यूज़ होता है। स्टील के लिए, स्टील को आप मेल्ट करेंगे तो बेसिकली आपको ये करना होगा, ओपन हार्ट फर्नेस यूज़ करना होगा। फिर अगर आप जैसे कास्ट आयरन को मेल्ट करेंगे तो उसके लिए आपको क्यूपुला फर्नेस यूज़ करना होगा। डिपेंड करता है, आप मेटल को आप स्टेबल फॉर्म में रखेंगे, लिक्विड फॉर्म में रखना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस आपको यूज़ करना होगा, जो कि इंडस्ट्रीज सब में यूज़ होता है। तो नेक्स्ट चलिए शुरू करते हैं। क्यूपुला आज जो डिस्कस करने वाले हैं, ये तो फर्नेस हो गया। अब डिस्कस करते हैं क्यूपुला फर्नेस। क्यूपुला फर्नेस क्या है? क्यूपुला फर्नेस एक टाइप ऑफ फर्नेस है। बाकी सबकी तरह मतलब जैसे बहुत सारा फर्नेस आपको मिलेगा देखने के लिए फाउंड्री सब में, जैसे कि ओपन हार्थ फर्नेस हो गया स्टील को मेल्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फर्नेस हो गया, कन्वर्टर्स हो गया। तो दीज आर द फर्नेसेस यूज्ड इन इंडस्ट्रीज और शॉप्स। ठीक है, जहाँ पे इस सब का काम होता है, फाउंड्री का काम होता है और कास्टिंग का काम होता है। तो वैसे ही क्यूपुला फर्नेस उसमें से एक फर्नेस है जिसमें आप कास्ट आयरन को मेल्ट करने के लिए आप यूज़ करते हैं, आप मतलब इंडस्ट्री सब में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और हाई प्रोडक्शन रेट के लिए बेसिकली हाई प्रोडक्शन रेट भी इसमें बहुत जल्दी मिलता है और एफिशिएंसी इसका अच्छा है। ठीक है, तो बेसिकली इसका मेन क्यूपुला फर्नेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यूपुला फर्नेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक डिज़ायर्ड मटेरियल कंपोजिशन एंड द सुटेबल टेम्परेचर एंड इसका जो एक वर्किंग कंडीशन को लेके ये काम करता है। बहुत ही अच्छा मेटल जो कास्टिंग मोल्टन मेटल को प्रोड्यूस करता है और बहुत ह्यूज आपका मतलब एक घंटे में पर आवर आप 1 से लेके 15 टन तक ये प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, मोल्टन मेटल सप्लाई कर सकता है। तो बेसिकली ये आपका कास्ट आयरन बेसिकली कास्ट आयरन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है, पार्ट्स क्या है और कुछ जो और भी चीज़ें हैं इसमें जुड़े वो सब देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, नीचे से ही शुरू करते हैं, क्योंकि नीचे से जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे ये फर्नेस लेग है। ठीक है, ये फर्नेस लेग है, मतलब ये फर्नेस को खड़ा करने के लिए जो सपोर्ट है और कॉलम्स है वो यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये और ये ड्रॉप डाउन डोर से मतलब इसको खोल सकते हैं। ये जो आप ये सपोर्ट, ये भी एक सपोर्ट का ही काम करता है, लेकिन ड्रॉप डाउन बॉटम डाउन इन ड्रॉप पोजीशन, बॉटम डोर इन ड्रॉप पोजीशन, मतलब इसको आप खोल सकते हैं। जो सैंड बेड है उसको आप रिफेक्ट, जो ये बेसिकली रिफेक्टरी सैंड होता है, और बेसिकली जब ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है उसके बाद इसको आप इजीली इसको चेंज कर सकते हैं ये डोर को खोल के। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो टैप होल दिया हुआ है। ठीक है, टैप होल जहाँ से मोल्टन मेटल को निकाला जाता है। ठीक है, मोल्टन मेटल को यहाँ से मोल्ट हो जाता है मेटल, तो यहाँ से निकाला जाता है मेटल को। ओके, फिर लैडल में पोर करके या फिर कोई पोरिंग बेसिन में पोर करके उसको कैविटी मोल्ड के पास ले जाया जाता है। उसके बाद वो कास्टिंग के हिसाब से यूज़ किया जाता है कास्टिंग के लिए। तो ये तो हो गया नीचे वाला पोर्शन जिसमें सैंड बेड दिया होता है। ठीक है, रिफेक्टरी सैंड बेड इसलिए दिया होता है ताकि जो आपका कोक जो यूज़ होता है इसमें फायरिंग के लिए, फायर इग्निशन के लिए और फायर वर्क्स के लिए जो यूज़ होता है, कोक फ्लास्क वगैरह, जो स्लैग पोर्शन है, जो स्क्रैप पोर्शन आके नीचे गिरे, उसको बाद में आप यूज़ कर सकते हैं, मेल्ट करके दोबारा उसका रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, और किया भी जाता है बेसिकली। तो ये हो गया निचला पोर्शन। और ऊपर ऊपर जितना जाएंगे एक एक बाद एक चीज़ नया देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे एयर ब्लोअर दिया हुआ है। ठीक है, एयर ब्लोअर जो दिया हुआ है बेसिकली काम आता है, जो आग आप क्रिएट करते हैं, इग्नाइट करते हैं। सबसे पहले बता दें कि इसको जब इग्नाइट किया जाता है, इनिशियली जब इसको इग्नाइट करना होता है, क्योंकि ये तो कोई फ्लेम से, गैस फ्लेम से नहीं जलता, ये कोक से मदद से जलता है। कोक कोयला रहता है, फ्लास्क रहता है, और मोल्टन मेटल को इस एक मतलब लेयर के हिसाब से इसको सजाया जाता है। यू कैन सी हियर व्हाट काइंड ऑफ लेयर फॉलोड बाय द फर्नेसेस, मतलब कैसे इसको फॉलो किया जाता है। देखिए आप देख सकते हैं, मेटल, उसके बाद फ्लास्क का लेयर होता है। सबसे पहले मेटल फ्लास्क, फिर कोक, फिर मेटल फ्लास्क, फिर कोक, फिर मेटल, फिर कोक बेड। कोक बेड मतलब कोयला अगर दिया जाता है, ठीक है, कोक दिया जाता है,
चारकोल दिया जाता है। उसको सबसे पहले वुड का, लकड़ी का कोई स्टिक हो या फिर लकड़ी नंबर ऑफ वुड हो, उसको देके उसको जलाया जाता है, इग्नाइट किया जाता है। उसके बाद ब्लोअर की मदद से उसको जो है एक पावर मिलता है, जो कि ब्लोअर, एयर ब्लोअर एक इम्पेलर रहता है। इम्पेलर की मदद से हवा यहाँ पे फेंका जाता है, इंसर्ट किया जाता है, इनपुट दिया जाता है एयर को। फिर जो टायरस होते हैं, टायरस मतलब जो स्लॉट्स ओपनिंग्स होते हैं, जिसके मदद से एक नोजल के थ्रू वो एयर बहुत तेज़ी से उसको कोक बेड के ऊपर धक्का मारता है, जो कि फ्लेम को और बढ़ाता है और उसको प्रोसेस को फास्ट करने की कोशिश करता है, मतलब इजीली मेल्ट करने का कोशिश करता है। तो ये हो गया आपका ये एयर ब्लोअर और एयर ब्लास्ट इनलेट। ये हो गया आपका एयर ब्लास्ट इनलेट। एयर ब्लास्ट इनलेट का काम क्या है फिर से बता रहे हैं। इसका काम है इम्पेलर्स की मदद से एयर उसको फेंकना, अंदर एयर फेंकना, और अंदर एयर को टायर्स की मदद से उसको एक पॉइंट में फोकस करना। एक टायर्स इज द इनलेट ओपनिंग्स और इंटीरियर ओपनिंग्स which are used to focus the air to the point of the coke bed। अब कोक बेड में इसको फोकस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इधर देखेंगे, आपका राइट साइड में देखेंगे टैप होल तो हो गया, जिसमें आप मोल्डर मेटल को निकालते हैं, टैप होल हो गया। स्लैग होल भी यहाँ पे एक होता है, जिसमें आप स्लैग इंक्लूजन जो क्रिएट होता है, जो आ जाता है, जैसे कि फ्लाक्स का स्लैग है, आपका कोक का स्लैग है, ठीक है। जो और भी बहुत सारा डीऑक्सीडाइजेशन एजेंट है, जो कि डीऑक्सीडाइज करने के लिए, मतलब मेटल को बचाने के लिए, ऑक्सीडाइजेशन से बचाने के लिए, ठीक है, फेरोमैंगानीज सब यूज़ किया जाता है, ठीक है, डीऑक्सीडाइजेशन एजेंट के लिए, एजेंट के तौर पे फेरोमैंगानीज, आपका जो कॉलिज मतलब चून, जो जैसे कि आपका लाइमस्टोन हो गया, ठीक है। तो ये सब यूज़ किया जाता है डीऑक्सीडाइजेशन एजेंट के लिए, एजेंट के तौर पे, ताकि जो मोल्टन मेटल है वो ऑक्सीडाइजेशन ना हो और उसमें कुछ खराबी ना आए। तो स्लैग होल भी यहाँ पे एक जगह होता है टैप होल के ऊपर, जहाँ से आप स्लैग को बाहर निकाल सकते हैं इजीली, और फिर उसको जो स्लैग है उसमें से उसको रिसाइकल करके फिर से उसको मोल्ड करके आप मेटल के तौर ऐड कर सकते हैं। दूसरा मतलब जो आप जब मेल्ट करने जाएंगे तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं जो क्या है कंबसन जोन, कुछ अलग अलग। तो इसके पहले हम एक बार देख लेते हैं जो सीधा सब कुछ पार्ट्स है, पोर्शन है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि ये एक पार्ट हो गया, एयर ब्लास्ट इनलेट एक पार्ट हो गया, टायरस एक पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये सैंड बेड एक हो गया, ठीक है, चार्जिंग डोर एक पार्ट हो गया, फिर ये स्पार्क अरेस्टर एक पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक्चुअली रिफैक्ट्री फायर ब्रिक्स एक पार्ट हो गया। और सबसे अहमियत ही इसका जो ये फर्नेस जो बनाया जाता है, ये एक्चुअली रिफैक्ट्री लाइनिंग फायर ब्रिक्स से बनाया जाता है। मतलब जो ब्रिक्स, जो ईंटा रहता है, वो आपका फायर झेलने के लिए, आग को सहने के लिए उसके हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है। सिलिकॉन आपका एसिड टाइप का ब्रिक होता है, जो कि आग को सही से झेल पाता है। जो सेरामिक मेटल का भी हो सकता है ये, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि जो फार्नेस के अंदर जो ब्रिक्स यूज़ किया जाता है, जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, वो बहुत ही, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ताकि वो आग को सही से और टेम्परेचर को बनाए रखे, पकड़े रखे और उसको एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। और उसका जब बाहर, ये क्यूपुला फर्नेस का जब बाहर में जो यूज़ किया जाता है, वो स्टील सीट यूज़ किया जाता है। कितने आपका होता है डायमीटर, स्टील सीट यूज़ किया जाता है, जिसका थिकनेस होता है 6 मिलीमीटर टू अप्रॉक्स 12 मिलीमीटर, ठीक है, थिकनेस होता है स्टील सीट। जो इधर एक यूज़ किया जाता है और इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो सर्कुलर इन शेप होता है आपका, ये आपका क्यूपुला फर्नेस, ठीक है, सर्कुलर इन शेप होता है। तो ये तो ये हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और भी जैसे कि बेड का, ये सब तो आपका पार्ट्स के बारे में बात कर दिए, वो नाम एक एक नाम बता दिए, ठीक है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे सबसे और जैसे बहुत सारा चीज़ इसमें जुड़े हुए हैं, तो सब चीज़ बताना तो पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में, ठीक है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है ये। तो और क्या है, चार्जिंग डोर का काम क्या है यहाँ पे। चार्जिंग डोर का काम ये है कि जो आप मेटल पोर करेंगे, इनिशियली जो मेटल आप पोर करेंगे, ठीक है, आफ्टर द इग्नाइशन और आफ्टर इग्नाइशन नहीं, बिफोर इग्नाइशन आप जब चार्जिंग डोर के मदद से चार्ज डालेंगे, चार्ज मतलब मेटल, उसके बाद एक लेयर, सबसे पहले शुरुआत में सबसे पहले कोक डालेंगे, फिर फ्लाक्स, फिर मेटल। सबसे पहले नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा लेयर है,
एक जिसको प्री हीटिंग जोन के मदद से अब प्री हीट करके उसको फिर से प्रोसेस टू प्रोसेस उसको पिघलाया जाता है। तो सबसे पहले कोक बेड होता है, फिर मेटल होता है, फिर कोक होता है, फिर फ्लास्क दिया जाता है डीऑक्सीडाइजेशन एजेंट के तौर पे, फिर मेटल यूज़ होता है, फिर कोक का बेड, कोक का लेयर होता है, फिर फ्लास्क का छोटा सा लेयर, स्मॉल लेयर होता है, फिर एक मेटल, बड़ा सा मेटल का जो आपको पिघलाना है वो मेटल का लेयर दिया जाता है। ठीक है, तो वो आप चार्जिंग डोर की मदद से यहाँ से आपको पोर करना होगा एक के बाद एक। ठीक है, उसको लगाना होगा। वैसे तो ओपनिंग्स बहुत सारा रहता है, लेकिन चार्जिंग डोर के हिसाब से ही आपको पोर करना होता है। ठीक है, उसको उसके थ्रू ही आपको पोर करना होता है और मेटल को सजाना और जो कुछ भी लेयर आपको क्रिएट करना होता है। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं रिफ्रैक्टरी फायर ब्रिक्स हैं। ये जो बना होता है ये रिफ्रैक्टरी फायर ब्रिक्स से बहुत इजीली वो टेम्परेचर को एब्जॉर्व कर पाता है और उसमें वो सह लेता है, टेम्परेचर में विथस्टैंड रहता है। ठीक है, ये आपका साइड में दिया हुआ है स्टील सेल, मतलब स्टील सीट दिया हुआ है जो कि 6 से 12 मिलीमीटर तक थिकनेस होता है। अब आते हैं, ये तो पार्ट्स हो गया और क्या क्या रहता है बीच में। ठीक है, बहुत सिंपल सा ये क्यूपोला फर्नेस का डिज़ाइन है, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आप इजीली उसको समझ सकते हैं, इसमें कोई इंट्रिकेसी है नहीं। ठीक है, अब आते हैं जोन के ऊपर, क्या क्या जोन है। ठीक है, सबसे पहले निचला से हिस्सा से शुरू करते हैं, नीचे बॉटम से शुरू करते हैं। कंबसन एरिया, जैसे आपको पता है कंबसन जोन में कंबसन होता है, मोल्ट होता है मेटल और बहुत ज़्यादा हीट होता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा थिकनेस, स्टील थिकनेस और ये आपका फायर ब्रिक्स जो वाल का जो थिकनेस होता है, ये जो वाल का थिकनेस होता है थोड़ा मोटा रहता है, थोड़ा थिक रहता है। ठीक है, थिकर पोर्शन होता है यहाँ पे। फिर रिड्यूसिंग जोन, यहाँ पे जैसे कि रिड्यूसिंग जोन दिया हुआ है, जो आपका जो ब्लोअर रहता है उसको आप जब मोल्ट हो जाता है मेटल, उसको ब्लोअर को ऑफ कर देते हैं, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग जोन नाम दिया गया है। ठीक है, कि बहुत जब आपको चाहिए मोल्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होता है, प्रोवाइड करना होता है, तो हाई टेम्परेचर कैसे प्रोवाइड करते हैं, कोक तो ऑलरेडी वो आप इग्नाइट कर दिए हैं, वो जल रहा है, लेकिन उसको ज़्यादा आपको एफिशिएंसी देने के लिए, मोल्टन मेटल को एफिशिएंट करने के लिए, जल्दी से पिघलाने के लिए क्या करेंगे, एयर ब्लास्ट इनलेट का यूज़ करेंगे, एयर ब्लोअर का यूज़ करेंगे। ठीक है, जो कि टायर से होते हुए एक जगह फोकस होगा और फ्लेम को और बढ़ाएगा और तेज़ी करेगा और थोड़ा सर्व करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेल्टिंग जोन। मेल्टिंग जोन में यहाँ पे जैसे मेटल यहाँ पे मेल्ट हो रहा है, यहाँ पे तो कंबसन हो रहा है, कंबसन कर रहे हैं, यहाँ पे आग क्रिएट हो रहा है, फायर क्रिएट हो रहा है, जो कि कोक के मदद से, कोक के थ्रू मेटल के ऊपर गिर रहा है, जो कि मेटल को पिघला रहा है। तो मेल्टिंग जोन ये हो गया, यहाँ पे मेल्टिंग जोन हो रहा है, यहाँ से एक पैसेज रहता है, पैसेज के थ्रू मेटल आके टैप के मदद से बाहर निकलता है। फिर ये प्रीहीटिंग जोन हो गया। प्रीहीटिंग जोन में फिर से कोक का लेयर होता है, जो कि फिर से उसको जहाँ इस नीचे से टायर से तो आपको हीट मिलता ही है, उसको जब इग्नाइट किया जाता है और इग्नाइट करके फिर से मेटल को, जब ये बहुत एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जब आपको सफिशिएंट मेटल आपको मिल गया तो ऊपर का मेटल आप उसके लिए आपको मेल करना होगा, पिघलाना होगा। ठीक है, जब नीचे का मेटल का काम हो गया, आपको पिघलाना काम हो गया। ठीक है, अब आपको जाना है ऊपर का लेयर का मेटल को पिघलाने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए प्रीहीटिंग जोन के द्वारा आप फिर से कोक को हीट दे रहे हैं, कोक का हीट से फ्लास्क हीट हो रहा है और डीऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और उसके बाद मेटल को भी हीट कर रहे हैं, जो कि मेटल को पिघलाने का काम आ रहा है। तो ये मेटल पिघल के नीचे आ रहा है, जो कि मेल्टिंग जोन में आ रहा है, मेल्ट होकर प्रॉपरली फिर टैपिंग में टैप होल से आपको मोल्टन मेटल जो प्रॉपरली मिल रहा है। ओके, तो ये हो गया प्रीहीटिंग जोन। अब आते हैं ये स्टैक जोन पे। स्टैक जोन क्या है? स्टैक जोन बेसिकली जो होता है, जो आपका गैसेस होते हैं, ठीक है, जो गैसेस बहुत बेसिकली फर्नेस में अगर कोई मेटल को मोल्ड करेंगे तो वहाँ उससे बहुत, उसमें आप फिर आपका फ्लक्स भी है, कोक का गैस है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस क्रिएट होता है। तो उसको एब्जॉर्ब करने, उसको ये जोन में रखने के लिए ये गैसेस वगैरह ये जो गैसेस है ये स्टैक जोन में रहता है, ठीक है, इसलिए इसको स्टैक जोन बोलते हैं। और जो फ्लाई एस है या फिर जो एसेस वगैरह है सब ये स्टैक जोन में इसमें रहता है। और अरेस्टर के थ्रू, स्पार्क अरेस्टर के थ्रू, ठीक है, जो स्पार्क अरेस्टर के थ्रू आप बाहर निकल जाता है, ये बाहर निकल जाता है, जितना गैस है, जितना एसेस है, ठीक है, वो सब बाहर निकल जाते हैं। अनडिज़ायरेबल एलिमेंट सब स्पार्क अरेस्टर के थ्रू बाहर निकला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टैक जोन, जिसमें आपका गैसेस वगैरह डिफरेंट गैसेस जो क्रिएट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, SO2, जो भी है गैसेस, वो यहाँ पे रहता है स्टैक जोन में। और स्पार्क अरेस्टर का काम यही है, जो आग होता है, जो यहाँ से एक्चुअली जो फ्लेम जो क्रिएट होगा एयर ब्लास्ट के थ्रू, इनलेट के थ्रू और एयर ब्लोअर के थ्रू,
जो हवा आप फेंकेंगे इसके अंदर इनलेट इंटीरियर पोर्शन में हवा जो टायर्स के थ्रू फेंकेंगे ऊपर तरफ कोक बेड से होते हुए फ्लास्क के होते हुए मेटल तरफ जाएगा, फिर आग जो क्रिएट होता है, जलता रहता है आग, वो आग को ये एब्जॉर्व करता है। एब्जॉर्व करने के बाद उसको स्मोक में कन्वर्ट करता है। एयर स्टर का काम ये है, स्मोक में कन्वर्ट करके उसको बाहर एटमॉस्फेयर में उसको स्प्रेड कर देता है। ठीक है, दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ स्पार्क अरेस्टर। तो ये बहुत सारा जो कुछ भी था, मेन जो पॉइंट था, जो कुछ भी आपका इस क्यूपुला फर्नेस में था, वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, और भी कुछ डिटेल में जानना है तो बुक में अवेलेबल है, आप हाजरा चौधरी का बुक फॉलो कर सकते हो। उसमें आप इजीली उसको फर्स्ट टॉपिक के हिसाब से पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा करके दिया हुआ है, जो कि मैंने शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, आपको अगर अपनी निजी भाषा में लिखना है, निजी आपका जो माइंड से अगर कोई सोच के लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इजीली उसको लिख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आप लिख सकते हैं। उसमें भी आपको नंबर मिलेगा बढ़िया। और आपको लगता है कि नहीं थोड़ा वो और भी पॉइंट ऐड करना है तो उसके लिए आप बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हाजरा चौधरी बुक में बहुत बढ़िया से दिया हुआ है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो बुक है। तो ये हो गया क्यूपुला फर्नेस। बेसिकली यही आपका फिगर है, ज़्यादा कुछ हार्ड फिगर है ही नहीं इसमें। आप इजीली देख सकते हैं, सब क्लीन और टीडी है, आप बहुत इजीली यहाँ पे समझाया गया है। और हर एक पॉइंट को मैंने समझा दिया, हर एक पार्ट का नाम बता दिया और कैसे क्या है, हर एक जोन मैंने बता दिया कैसे क्या जोन। बेसिकली यही जोन है, स्टैक जोन है, प्रीहीटिंग जोन है, मेल्टिंग जोन है, रिड्यूसिंग, कंबसन, यही 5 जोन हैं। ठीक है, तो बस यही सब है और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें समझने के लिए। तो ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत हो, कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप इजीली। ठीक है, चलिए।